अब बात करते हैं बेसिस का, है ना। देखिए बेसिस है क्या, सबसे पहले बेसिस जो होता है ये आपको बीटर इन टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है इसका? बीटर। याद कीजिए एसिड में क्या लिखा है, एसिड जो होता है वो सौर इन टेस्ट होता है, और आपको बेसिस क्या होता है? बीटर इन टेस्ट। बी से बेस, बी से बीटर, है ना। चलिए, और सॉफ्टी इन टच होता है। सॉफ्टी इन टच का क्या मतलब हो गया? मतलब उतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, तो इसी बोलते हैं सॉफ्टी इन टच। जैसे साबुन वगैरह हम लोग टच करते हैं ना, सॉफ्ट टाइप का फील होता है ना, तो उसी को बोलते हैं सॉफ्टी इन टच। इसको भी जब बेस को आप टच कीजिएगा बिल्कुल सॉफ्टी टाइप का अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉफ्टी इन टच। दूसरा क्या होता है, ये जो होता है लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। क्या बताया था लिटमस पेपर? याद कीजिए, लिटमस पेपर जो है वो इंडिकेटर की तरह काम करता है। किसके तरह? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब वो ये इंडिकेट करता है, इस चीज को बतलाता है कि जो सब्सटेंस है ये एसिड है या बेस है ना। इस चीज को पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर का ही एग्जांपल है लिटमस पेपर। अगर आपको एसिडिक सॉल्यूशन है या एसिडिक सब्सटेंस है, वो लिटमस पेपर क्या करेगा? ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम एक ग्लास ले लेते हैं, उसमें कुछ वाटर है, डाइल्यूट कोई सॉल्यूशन है, हमको नहीं पता वो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो एसिड का सॉल्यूशन है या बेस का सॉल्यूशन है, तो हम कैसे चेक करें? हम एक रेड लिटमस पेपर ले लिए, एक रेड लिटमस पेपर ले लिए, उस गिलास में डिप किए, है ना, और देखिए इसमें कोई कलर चेंज हुआ नहीं, रेड का रेड ही रह गया, ठीक है। फिर हम एक क्या किए, एक ब्लू लिटमस पेपर लिए, उसको उसमें डिप किए, फिर दिखा कि ब्लू किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया। जब ब्लू रेड में चेंज हो जाए, हम ये कंफर्म हो गए उसमें जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है? आपको ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। इसी का उल्टा बेसिक सॉल्यूशन जो होता है, बेस जो होता है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। मान लेते हैं कोई ऐसा कंटेनर ले लें, उसमें कोई सॉल्यूशन है, हम सबसे पहले उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप किए, और ब्लू लिटमस पेपर डिप किए तो कोई चेंज ही नहीं आया। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जब चेंज नहीं आया तो ये आपको एसिडिक ही है, क्योंकि न्यूट्रल भी हो सकता है, तो वो या बेसिक ही है, क्योंकि अगर बेसिक अगर क्या रहेगा, अगर बेसिक रहेगा उसका काम क्या होगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देना, है ना, और ब्लू को किसी में चेंज नहीं करेगा। और आप ब्लू ही डिप कीजिएगा तो किसी में चेंज नहीं कीजिएगा। अच्छा, लिटमस पेपर क्या होता है? कागज का छोटा सा टुकड़ा होता है, जो हम लोग लैब वगैरह में देखे भी होंगे, स्कूल में 8th में 9th में, है ना। चलिए, तो बेस जो होता है ये आपको रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। बेस का तीन प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये बीटर इन टेस्ट होता है, सॉफ्टी इन टच होता है, और इट टर्न्स मतलब चेंज कर देता है रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। नेक्स्ट, अच्छा, जब कभी भी आप बेस को वाटर के साथ डिजोल्व कीजिए, वाटर में उसको घुलने दीजिए, डिजोल्व कीजिए, तो ये क्या रिलीज करता है? OH आयन। OH आयन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए तो साइड में लिख लीजिए OH आयन। ये क्या, जब कभी भी आपको बेस, कोई भी बेसिक सब्सटेंस को जब आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा तो क्या रिलीज करेगा? OH आयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा, जब एसिड को वाटर के साथ डिजोल्व करते थे, वाटर में डिजोल्व करते थे, तो क्या रिलीज होता था? H+ आयन। क्या रिलीज होता था? H+ आयन या हाइड्रोजन आयन, है ना। और बेस को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं क्या रिलीज होता है? OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए, ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। देखिए, अल्कली और बेस, आप जब बहुत जगह बेस के जगह ना यूज करके हम लोग अल्कली यूज करते हैं। क्या अंतर है ये बेसेस में और अल्कली में? सिंपल सा अंतर है, कोई भी बेस अगर आपको वाटर में सॉल्युबल हो, कोई भी बेस अगर वाटर में अच्छे से घुल जाए या वाटर में घुलनशील हो, तो वैसे बेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। अच्छा, जो डिजोल्व नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? वो बेस ही है। वो क्या है? बेस ही है। बेस में ऐसा बेस जो वाटर में घुल जाए, वाटर में डिजोल्व हो जाए, तो वैसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली। तो इससे क्या पता चला हमको? जितना भी अल्कली है वो सब बेस है। सुनिएगा बात को, है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। जितना भी अल्कली है वो सब बेस है, लेकिन जितना बेस है वो सब अल्कली नहीं हो सकता। क्लियर है? देखिए, वही बेस को हम लोग अल्कली बोलेंगे जो आपको वाटर में अच्छी तरह से घुल जाए, वाटर में सोल्यूबल, है ना,
वैसे बेस को हम लोग अल्कली बोलेंगे। और सारा बेस होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, हाँ ज्यादातर बेस होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। चलिए वही चीज तो चाहिए तो एक चीज लिख लीजिए नीचे में, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जितना भी अल्कली है वो सब बेस है, लेकिन बट ऑल बेस, ऑल अल्कलीज, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा, अल्कली और बेस में क्या अंतर है। ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो, ऐसा बेस जो वाटर में अच्छी तरह से घुल जाए, तो ऐसे बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। और जरूरी नहीं है कि सारा बेस अल्कली हो, हाँ लेकिन जो भी अल्कली है वो सब क्या है, बेस है। नेक्स्ट, मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। देखिए आपको एसिड में बताया था जितना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है जनरली, है ना, तो वो क्या होता है, आपको एसिडिक इन नेचर होता है। तो उसी तरह जो भी बेसिक ऑक्साइड होता है वो या तो जितना भी बेसिक और मेटेलिक ऑक्साइड है वो किस नेचर का होगा, बेसिक इन नेचर होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। चाहे मेटेलिक ऑक्साइड हो, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड हो, ये सब कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, इसको बोलेंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम का ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है क्या पता है, क्विकलाइन। क्या होता है बताइए, क्विकलाइन। क्विकलाइन किसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। चाहिए तो लिख लीजिए यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड और कॉमन नेम है क्विकलाइन। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर या स्लेट लाइम, इसी को बोलते हैं। तो याद रखिए ये क्या है, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड या CaOH का होल 2। चलिए इसमें जब हम लोग CO2 को पास करवाते हैं, किसमें, लाइम वाटर में। लाइम वाटर में जब हम लोग CO2 को पास करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, तो आपको इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं की वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है ये आपको मिल्की इन अपीयरेंस दिखने लगता है, मतलब दूध के जैसा दिखने लगता है। तो वही चीज इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन जो होता है मिल्की इन अपीयरेंस होता है, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है बताइए, इनसॉल्युबल। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, नहीं ये पूछा गया था कि लाइम वाटर में जब CO2 को पास कराते हैं तो मिल्की अपीयरेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी वजह से, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कैसा दिखता है, वो व्हाइट इन अपीयरेंस दिखता है, मिल्की इन अपीयरेंस दिखता है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए जिस तरह हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी समझिए, एसिड के अंदर क्या क्या खास बात होता है, उसी तरह हम लोग कुछ बेसिस का कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो मतलब सीटेट में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो वो सब प्रॉपर्टी हम लोग बेस का देख लेंगे। सबसे पहला चीज क्या है, जैसे एसिड कंडक्टर होता था, एक कंडक्टर की तरह काम करता है एसिडिक सॉल्यूशन, उसी तरह बेस भी होता है वो भी कंडक्टर की तरह काम करता है। किसके तरह, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी सॉलिड एसिड, सॉलिड बेस, ये सब कंडक्टर की तरह काम नहीं करता है ना। जब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, किसमें, किसी भी सॉल्यूशन में या वाटर में जब इसको डिसॉल्व किया जाता है, तब जाके ये कंडक्टर की तरह काम करता है। एसिड भी कंडक्टर की तरह काम करता है, और आपको बेस भी जो होता है ये भी आपको कंडक्टर की तरह काम करता है। तो वही चीज लिखा है, बेसेस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों कंडक्टर की तरह काम करता है, क्यों, जब कभी भी किसी सॉल्यूशन में या वाटर में आप बेस को डिसॉल्व कीजिएगा तो क्या रिलीज करेगा बताइए, OH आयन। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। तो OH आयन रिलीज करता है, मतलब अब आयन आ गया ना, जहां भी आयन आ जाएगा वो कंडक्टिविटी शो करेगा। आयनिक सब्सटेंस क्या शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। उसी तरह एसिड में, जब एसिड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते थे तो क्या रिलीज करता था, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। तो उस केस में भी वो किसके तरह काम करता है बताइए, कंडक्टर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, दे इवॉल्व हाइड्रोजन ओनली विद सर्टेन मेटल्स। देखिए कुछ मेटल के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिलीज करता है,
हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। कौन? बेस। जब बेस को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या इवॉल्व करेगा? हाइड्रोजन आयन। वो भी सारे मेटल नहीं, कुछ मेटल होता है जिसके साथ रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। They form salt and water when react with acid। आगे एक रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? Whenever acid and base react each other, salt is formed along with water। तो वही इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी एक बेस का प्रॉपर्टी है। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा तो वाटर बनाएगा, साल्ट बनाएगा, है ना। तो वो अलग बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, बेसेस आर आल्सो कोरोसिव लाइक एसिड। क्या पता है? एसिड जो होता है वो भी कोरोसिव इन नेचर होता है, बेस भी कोरोसिव इन नेचर होता है। क्लियर है? उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनमें से किसको बोलते हैं? ऑप्शन में दे देगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है ना। मैं ये इसको पढ़ेंगे क्या, है ना। ऐसे तो इसका नोमेनक्लेचर जो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, है ना, लेकिन इसका कॉमन नेम है आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात, ये किसकी तरह काम करता है? एंटा एसिड की तरह काम करता है। एंटा एसिड का क्या मतलब हुआ? जब एसिडिटी बढ़ जाता है ना, हाइपर एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी कुछ ज्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए तो इस कंपोजिशन का यूज किया जाता है। इस कंपोजिशन के मेडिसिन वगैरह का यूज किया जाता है, तब जाके उसका क्या होता है? एसिडिटी कम होता है। तो एसिड के अपोजिट काम करता है एसिड को कम करने के लिए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। एंटा एसिड का सिंपल काम होता है एसिडिटी को कम करना। किसको कम करना? एसिडिटी को कम करना। जैसे हम लोग के में नहीं देते एसिड का प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें जो होता है यही सब टेबलेट यूज करते हैं, यही सब कंपोजिशन का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह काम करता है? एंटा एसिड की तरह। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सब किसकी तरह काम करता है? एंटा एसिड की तरह काम करता है ना। जनरली आप ये याद रखिएगा, है ना। इनमें से मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड किसके तरह काम करेगा? एंटा एसिड की तरह काम करेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिकेटर का। जैसे बताया था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी क्या एक इंडिकेटर है जो क्या करता है? एसिड में वो रेड कलर ऑब्टेन होता है और बेस में वो ब्लू कलर का हो जाता है। या अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डिप कीजिएगा तो ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। अगर आप बेस में उसको डिप कीजिएगा, बेसिक सॉल्यूशन में उसको डिप कीजिएगा तो ब्लू कलर, रेड कलर को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में चेंज कर देगा। चलिए उसी तरह सबसे पहला इंडिकेटर में कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखना है ना, पूछा जा सकता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर जो होता है, ये जो है लिख लीजिए ऊपर, एसिडिक सॉल्यूशन में, और ये बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर ऑब्टेन करता है और आपको बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर ऑब्टेन करता है। सेम। और दूसरा टर्मेरिक मतलब हल्दी, ये भी आपको इंडिकेटर है। इसकी मदद से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है। जैसे कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन में आप टर्मेरिक को डिजोल्व कीजिएगा तो कैसा कलर ऑब्टेन होगा? येलो कलर का। अगर येलो हो गया समझेंगे क्या? ये जो सॉल्यूशन लिए ये एसिडिक है। अगर वो रेड कलर का हो जाए तो बोलेंगे वो बेसिक। समझ में आया? उसी तरह चाइना रोज, है ना। चाइना रोज भी एक प्लांट है, तो वो क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक शो करता है और आपको बेसिक में ग्रीन कलर शो करता है। फिर आपको फेनोल्फथेलिन, है ना। फेनोल्फथेलिन भी इंडिकेटर है। ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर शो नहीं करता है, कलरलेस रहता है, और आपको बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करता है। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है। और फेनॉल रेड जो आपको एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है। तो क्या आपको इनमें से सब याद करना उतना जरूरी नहीं है, आप कम से कम ये लिटमस पेपर का ध्यान रखिएगा। लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है ना। और फेनोल्फथेलिन याद रखिएगा, टर्मेरिक याद रखिएगा।
ये 3 ध्यान रखिएगा, है ना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीटेट में आया है। आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, जैसे जैसे ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आप उस चैप्टर का क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन बैंक जितना भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक है जो समझ में ना आया हो या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो लेक्चर बना दूंगा। क्वेश्चन है, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। एक डॉक्टर है जो मतलब हाइपर एसिडिटी को खत्म करने के लिए एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, लिख रहा है, पेशेंट को दे रहा है। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मेडिसिन इज, वो जो कंपोजिशन है इंग्रेडिएंट मेडिसिन का, वो मेनली किस चीज का बना हुआ होगा, वो मेडिसिन किस चीज का उसका इंग्रेडिएंट होगा, क्या कंपोजिशन होगा उसका, है ना। तो वही चीज है। तो पहला ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा सोडियम कार्बोनेट, चौथा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। याद रखिएगा जो हाइड्रोक्साइड होता है वही एंटासिड की तरह काम करता है। किसके तरह? एंटासिड की तरह, है ना। उसमें से भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड प्लस एक ही दिया है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कब पूछा गया था क्वेश्चन? 2011 में पूछा गया, है ना। फिर नेक्स्ट, which is present in acid rain, एसिड रेन में से इनमें से कौन सा प्रेजेंट होता है, पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरस एसिड, दूसरा दिया है आपको नाइट्रस एसिड, तीसरा दिया है कार्बोनिक एसिड, चौथा दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आपको बताया दे, एसिड रेन जो होता है उसका एक वजह ये भी होता है CO2 और NO2 और आपको SO2, इन सब का लेवल बढ़ जाना, NO2 SO2 इन सब का लेवल बढ़ जाना, ये सब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपको सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब का फॉर्मेशन करता है, तब जाके वो एसिड रेन कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पे क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो जाएगा आंसर? सल्फ्यूरस एसिड। हाँ, नाइट्रिक एसिड रहता तब आंसर होता है, ये नाइट्रस एसिड है तो इसलिए क्या होगा, नहीं होगा, गलत है। और कार्बोनिक एसिड तो होता ही नहीं इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी कब पूछा गया था? 2012 में पूछा गया था। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपको, है ना। तो आप क्या किए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, बार बार बनाइए, देखते रहिए उसको, है ना। चलिए अब इसको अच्छे से क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, है ना। देखिए न्यूट्रलाइजेशन है क्या, सिंपल सा है, जब आप एसिड और बेस, है ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर लेता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, साल्ट और वाटर का। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल है, कुछ नया चीज है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब आपको एसिड जो होता है किसी बेस के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या बनाता है, बोलिए, साल्ट और वाटर। साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, साल्ट जो होता है ये न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या है, न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक है ना तो बेस है। और दूसरा चीज, ये जो साल्ट बनता है ना तो ये एसिड जैसा होता है ना ये बेस जैसा होता है, बिल्कुल उनसे हट के होता है। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी भी खो देता है, एसिडिक सब्सटेंस, और बेसिक सब्सटेंस बेसिक प्रॉपर्टी भी खो देता है, कुछ नया बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट। क्या बोलते हैं, साल्ट। अच्छा, जैसे हम लोग साल्ट मतलब क्या समझते हैं, नमक। साल्ट मतलब नमक समझते हैं। देखिए नमक एक साल्ट का एग्जांपल है ना। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड भी क्या है, एक साल्ट है ना। क्यों है भी बताएंगे, कैसे उसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, कौन एसिड और बेस से मिलके आपको साल्ट बनता है। हाँ, तो वही चीज है, नमक एक एग्जांपल है साल्ट का, ऐसा नहीं सिर्फ नमक ही एक साल्ट है ना। तो वही चीज है, जैसे कोई एसिड है और कोई बेस है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर गया तो क्या बनाया, बोलिए, साल्ट और वाटर। क्या बनाया, साल्ट और वाटर। और आपको HCl और NaH है ना, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, NaCl और वाटर। NaCl क्या है, ये NaCl एक साल्ट है, NaCl क्या है, एक साल्ट, और वाटर H2O तो जानते हैं हम लोग,
तो वही चीज है। ऐसा नहीं सिर्फ यही का एक एग्जाम्पल है, ढेर सारा रिएक्शन होता है। जब कभी भी एसिड और आपको बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। सिंपल में आपको इतना याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है ना। आगे हम एक टॉपिक है 11th क्लास में है ना इक्विलिब्रियम नाम से, तो वहां पे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, एसिड बेस साल्ट इन सब चीजों का। उतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपल पूछेगा इनमें से कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन पूछा गया, जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है, समझ में आ गया। सिंपल सा याद रखना है, जब कभी भी एसिड रिएक्ट कर जाए बेस के साथ तो किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का और वाटर का। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, या इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। वो जो साल्ट होता है उसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगा ना तो बेसिक प्रॉपर्टी होगा, है ना। कुछ वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है। क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी खो देता है, तब जाके साल्ट बनता है। हाँ, आगे जब आगे क्लासों में आप पढ़िएगा तो अलग ऐसा भी होता है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, है ना। उतना डेप्थ में हमको नहीं जाना, सिंपल में इतना ही याद रखना है। चलिए, इसका एग्जांपल क्या है, देखिए कहाँ कहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग को करवाना पड़ता है। सबसे पहला लिखे एग्जांपल लिखे हैं, व्हेन इंडाइजेशन अकर। इंडाइजेशन क्या होता है, जैसे देखिए हाइपर एसिडिटी वगैरह जब हो जाता है तो आदमी को इंडाइजेशन होने लगता है। जब आपको हमारे स्टोमक, हमारा HCl जो था हमारे शरीर में कौन सेक्रेट करता है, स्टोमक। कौन सेक्रेट करता है, स्टोमक, है ना। स्टोमक से जब HCl कुछ ज्यादा मात्रा में सेक्रेट हो जाए तो आदमी का क्या हो जाएगा, आदमी के पेट में एसिड बढ़ जाएगा। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एसिड बढ़ जाएगा तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगा। अब हाइपर एसिडिटी हो जाए तो इसको तो खत्म करना पड़ेगा ना। उससे क्या होने लगता है, पेन होने लगता है ना, दर्द होने लगता है एसिडिटी की वजह से। इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जरा याद कीजिए, एंटाएसिड। क्या यूज करेंगे, एंटाएसिड। एंटाएसिड का एग्जांपल देखिए, एंटाएसिड जो भी मेडिसिन होता है उनमें मेनली आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इन दोनों का यूज किया जाता है एंटाएसिड के फॉर्म में। तो इसी को हम लोग एंटाएसिड क्यों यूज करते हैं, एंटाएसिड इसलिए यूज करते हैं, एंटाएसिड जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे एंटाएसिड क्या आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आपको अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम, ये सब क्या एंटाएसिड है। और जब एसिडिटी बढ़ जाएगा तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एसिड से रिएक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एसिड HCl से रिएक्ट कर गया तो ये क्या बनाएगा बताइए, ये साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बताइए, साल्ट और वाटर। साल्ट क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। अब क्या हो गया, न्यूट्रल होने लगता है, तो धीरे धीरे एसिडिटी खत्म होने लगता है, न्यूट्रल हो जाता है, पेन कम हो जाता है। तो वही चीज होता है, जब इंडाइजेशन हो जाता है तब जरूरत पड़ता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अच्छा, जब चींटी वगैरह काट लेता है, कहीं पे आप देख रहे होंगे वहां पे थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है, जलन होने लगता है। वो इसलिए क्योंकि क्या बताए थे, एंड्स का जो स्टिंग होता है उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये वर्ड फॉर्मिका से लिया गया है, और फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंड। क्लियर है। तो जब आपको चींटी काटने के बाद जब एसिड आ गया तो आप उससे पेन होने लगेगा, क्योंकि बताए थे एसिड जो होता है कोरोसिव इन नेचर होता है। तो अब उसको खत्म करने के लिए फिर हम लोग को क्या यूज करते हैं, हम लोग बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम हुआ ये, NaHCO3 का मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा, है ना। और ये क्या बेस की तरह काम करता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिड है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेस है। ये रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है, तो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये चीज है, कभी भी चूटी काटे तो आप ये यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो आपका क्या हो जाएगा, पेन कम होने लगेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होने लगेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब जरूरत पड़ता है हम लोग को, सॉइल ट्रीटमेंट में। कभी कभी क्या होता है, कोई सॉइल कुछ ज्यादा ही एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक सॉइल जो होता है वो क्रॉप के लिए यूजफुल नहीं है, उससे क्रॉप का डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अब उस एसिडिक सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करवा के न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो वही चीज
जब आपको एसिडिक सॉइल को हम लोग क्विक लाइम या स्लेग लाइम, क्या है क्विक लाइम या स्लेग लाइम, क्विक लाइम स्लेग लाइम का क्या फॉर्मूला है? अच्छा, क्विक लाइम को हम लोग बोलते हैं CaO, क्या बोलते हैं क्विक लाइम। स्लेग लाइम को क्या बोलते हैं? CaOH का होल 2, इसको स्लेग लाइम बोलते हैं, सिंपल में लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर हो या स्लेग लाइम हो, एक ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब हम लोग सॉइल एसिडिक सॉइल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है, वो एसिडिटी खत्म होने लगता है, फिर से सॉइल नॉर्मल हो जाता है, फिर से क्रॉप वगैरह अच्छे से डेवलप करने लगता है। चलिए, अच्छा, फैक्ट्री वेस्ट वाटर को भी किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्ट्री वगैरह जो होता है, किसी भी चीज का फैक्ट्री हो, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं लेदर वगैरह फैक्ट्री, जब उसका अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है कोई चीज के लेदर वगैरह का, तो वहां से क्या होता है? वेस्ट वाटर निकलता है, और वेस्ट वाटर जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। अगर उस वेस्ट वाटर को डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाए, वाटर बॉडीज फॉर एग्जांपल रिवर, पॉन्ड, ये सब नदी वगैरह में उसको डायरेक्ट छोड़ दिया जाए, तो वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक प्लांट है, वो सब के उन सबको क्या करेगा? हार्म पहुंचाएगा, उन सबको दिक्कत होगा, है ना, उन सबको वाटर रिलेटेड डिजीज होने लगेगा। तो उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं बताइए? उसको उसका ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। अगर वो हाईली एसिडिक वाटर है उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा के न्यूट्रल किया जाता है। ये चीज हम लोग 12th में एक चैप्टर भी है सीवेज ट्रीटमेंट, है ना, तो वहां पे अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे फैक्ट्री वगैरह से वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है किसी नदी में, तालाब वगैरह में, किसी भी वाटर बॉडीज में, अगर वो हाईली एसिडिक है तो उसको क्या किया जाता है? पहले न्यूट्रल किया जाता है। न्यूट्रल कैसे करें? एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर दें, और बेसिक ज्यादा है तो उसको एसिड के साथ रिएक्ट कर दें, तो इस तरह से क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो सिंपल, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? इंडाइजेशन में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जरूरत पड़ता है, एंड स्टिंग में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जरूरत पड़ता है, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जरूरत पड़ता है, फैक्ट्री वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जरूरत पड़ती है ना। चलिए, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सब एग्जांपल कम चांस है कि पूछा जाएगा सीटेट में, हाँ ये बहुत चांस है, ये पूछ सकता है। सिंपल में वो तो यही पूछेगा आपसे, जब आपको कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर, कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट कर जाए तो साल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड वाटर के साथ, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो क्या बोलेंगे? साल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस तरह से पूछा जा सकता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है साल्ट के साथ और क्या बनता है? तो क्या हम क्या समझेंगे? एसिड बेस का रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है? साल्ट और वाटर, है ना। तो सिंपल, न्यूट्रलाइजेशन का एक नाम ये भी होता है, एसिड बेस रिएक्शन। कहीं भी एसिड बेस रिएक्शन हो गया मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। आपको ये याद रखना है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ओके, चलिए अब हम लोग एक चीज पढ़ना, पीएच स्केल। पीएच स्केल जो एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने ही दिया था। नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पीएच स्केल वाज गिवन बाय, है ना। अच्छा, पीएच में ये पी का मान क्या होता है? पी जो होता है एक जर्मन वर्ड होता है पोटेंस, पोटेंस से लिया गया, पोटेंट, जिसका मतलब होता है मीन्स पावर। और ये H जो है ये हाइड्रोजन आयन को शो करता है ना, तो वही चीज है। पीएच स्केल है क्या? जैसे कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, या ना या न्यूट्रल है, यही तो हो सकता है। कोई भी सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कहने का अर्थ है साल्ट होगा, है ना। तो उसका पीएच क्या होगा? तो इसको हम लोग पीएच स्केल में अच्छे से जाते हैं। हम लोग इस तरह से डिवाइड कर दिया, अच्छा इतना अगर किसी का पीएच है तो उसको हम लोग एसिडिक बोलेंगे, और किसी का पीएच इतना है तो उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे, किसी का पीएच इतना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साल्ट बोलेंगे। समझिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, क्योंकि सीटेट में बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल ऊपर से डेफिनेशन से, है ना। ऊपर का अगर आपको 8-10 लाइन समझ में आ गया किसी टॉपिक का, बस उसी में से सवाल आता है, ज्यादा डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का पीएच 7 है, क्या है? 7 है पीएच, तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? बोलिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेस है। और
7 से आप इस तरह से आगे बढ़ते चलिएगा 14 तक। 7 से आप 14 तक जैसे जैसे जाइएगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा? बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। और आप 7 से 1 की तरफ इस तरह आइएगा, 7 से 0 की तरफ, 0 और 1 की तरफ आइएगा तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। देखिए सबसे पहला चीज पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक उसमें इंडिकेट किया रहता है। लेवल जो होता है पीएच स्केल में वो 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। अब 0 जो होगा ये हाईली एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। अब बढ़ते जाइए, है ना, सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसका पीएच 0 होगा या जिसका पीएच 1 होगा, वो हाईली एसिडिक होगा। अब धीरे धीरे जा रहे हैं, एसिडिटी कम हो रहा है, एसिडिक नेचर कम हो रहा है, घटते 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 फिर एसिडिक नेचर इतना कम हो जाता है, फिर 7 जैसे आया वो न्यूट्रल हो गया। वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और 7 से फिर जैसे बढ़ते जाएंगे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो हाईली बेसिक जो होगा जिसका पीएच क्या होगा? 14 होगा। हाईली एसिडिक क्या बोलेंगे? जिसका पीएच 0 होगा या 1 होगा, वो हाईली एसिड होगा, है ना। देखिए पीएच, जब पीएच आपको 7 हो, पीएच इक्वल टू 7, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो बोलेंगे वो न्यूट्रल। वो क्या है? न्यूट्रल है या साल्ट है। क्योंकि साल्ट भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना। अगर पीएच लेस देन 7 है, क्या है? पीएच लेस देन 7 है तो बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो क्या बोलेंगे? बोलिए बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज ये भी क्वेश्चन आ सकता है पीएच स्केल में लेवल जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? तो 0 से लेके 14 तक होता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर पीएच 7 है तो क्या है? न्यूट्रल है। 7 से घटते जाइएगा 1 की तरफ आइएगा, है ना, तो क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। 7 से चलते बनिएगा आगे 14 तक चलिएगा तो बेसिक नेचर बढ़ता चलेगा। तो वही चीज है। ये इंडिकेट का एरो का क्या मतलब है? जैसे जैसे आप इधर आइएगा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, हाईली एसिडिक होते जाएगा। और 7 से जितना दूर जाइएगा बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन दे दे, बताइए इनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? मान ली pH 4, pH 5, pH 6, है ना, pH 6.7, है ना। तो इसमें किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? जिसका pH सबसे कम होगा वो हाईली एसिडिक होगा। जिसका pH सबसे कम होगा वो हाईली एसिडिक होगा। अच्छा, जिसका pH सबसे ज्यादा होगा वो हाईली बेसिक होगा। जिसका pH 7 होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। पूछ लेता है क्वेश्चन, बताइए वाटर का pH क्या होगा? वाटर क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है, ना तो वो एसिडिक है ना तो बेसिक है। तो वाटर का pH कितना हो जाएगा? बताइए 7, है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए किसी भी साल्ट का pH कितना होता है? तो साल्ट क्या? न्यूट्रल है, तो साल्ट का pH कितना हो जाएगा? 7। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए इतनी बार बता रहा हूँ। ये क्या है? पीएच क्या, अगर किसी भी का पीएच 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। जैसे जैसे आप 7 से बढ़ते चलिएगा 14 की तरफ चलिएगा, पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। याद रखिए, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। और 7 पे न्यूट्रल, 7 पे न्यूट्रल। चलिए तो वही चीज है, 0 पे बहुत ज्यादा एसिडिक, क्यों? क्योंकि पीएच कम है। फिर 1 पे फिर यहाँ तक एसिडिक सब काफी हाईली एसिडिक होगा जो इधर होगा। उसके बाद बढ़ते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा, 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। फिर 7 से 14 तक बढ़ते चलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता चलेगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, कुछ कुछ साल्ट है जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है ना। एक्चुअली क्या है ना, उनका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है ना। जैसे CuSO4.5H2, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना। तो उतना नाम इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। बोल देता है इनमें से कौन सा ब्लू विट्रोल है? CuSO4.5H2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल, है ना। CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट, है ना। इसका केमिकल नेम क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। लेकिन कॉमन नेम क्या है? इसको हम लोग ब्लू विट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। जैसे होता है ना हम लोग के घर वगैरह में, हम लोग का नाम आधार कार्ड पे कुछ और नाम होता है ना, लेकिन
कॉमनली हम लोग को जो मम्मी पापा था चिंटू पिंटू इन सब नामों से बुलाते हैं, वो क्या हमारा कॉमन नेम, जिसको हम लोग निक नेम बोलते हैं ना। लेकिन जो हमारा जो असल नाम होता है, रियल नेम होता है, वो कुछ और होता है। तो उसी तरह इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है, इनका कॉमन नेम कुछ और है, इसका केमिकल नेम कुछ और है ना। तो वही चीज, जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4.6H2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। उसी तरह MgSO4.7H2, इसको क्या बोलते हैं, इप्सम साल्ट। ये भी याद रखिएगा, है ना, पूछ लेता है कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है ब्लू विट्रियोल में, ये याद रहेगा तब ना। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2। कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है। उसी तरह आपको ग्रीन विट्रियोल में क्या फॉर्मूला क्या आता है, FeSO4.7H2, इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है। इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2, क्या बोलते हैं उसको, इप्सम साल्ट का में कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 7 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, एक ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaH को क्या बोलते हैं, सोडियम, इधर लिखा है इधर से है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। आप चीज एक दो और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। क्या होता है ये, वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2 का हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। और एक और होता है NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इधर लिख देता हूं यहाँ पे, NaOH तो केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका कॉमन नेम जो होता है कॉस्टिक सोडा, है ना। देखिए 3 वाला सोडा, एक तो NaOH है कॉस्टिक सोडा, NaCO3 है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका है क्या, बेकिंग सोडा। फिर आपको क्या, आपको Na2CO3.10H2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए कुछ नेचुरल फाइबर। अच्छा, नेचुरल फाइबर क्या होता है ना, आपको हम लोग इसको नेचुरल फाइबर जो होता है, नेचुरल सब्सटेंस से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कॉटन मतलब रुई वगैरह, है ना, तो वो भी क्या है, नेचुरल फाइबर का एग्जांपल है। जूट नेचुरल फाइबर का। अच्छा, नेचुरल फाइबर जो होता है, ये हम लोग प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कॉटन और जूट, ये क्या है, नेचुरल फाइबर, प्लांट नेचुरल फाइबर, है ना। और वूल और सिल्क, ये सब हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल वगैरह से ऑब्टेन करते हैं ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। और उसी तरह सॉप और डिटर्जेंट, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सोडियम और पोटासियम साल्ट होता है। सॉप और डिटर्जेंट में कौन सा साल्ट होता है बताइए, सॉप्स आर सोडियम और पोटासियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। सॉप एंड सॉप्स आर सोडियम और पोटासियम का साल्ट होता है ना, सोडियम एंड ये अच्छे से, सोडियम को क्या सिंबल कहता है, एन, सोडियम और पोटासियम मतलब के, ये है ना, पोटासियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड जो होता है उसे हम लोग सॉप बोलते हैं। दूसरा चीज, ये बनता कैसे है, जब आपको फैट और ऑयल रिएक्ट कर जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जब फैट और ऑयल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तब जाके सॉप बनता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन मेथड क्या है, सॉप के बनने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। चलिए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या है, ये क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग को व्हाइट बनाना है, कलरलेस बनाना है, साफ करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, बेंजोइल क्लोराइड भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी। क्लोरीन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये भी क्या एक ब्लीचिंग एजेंट है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला NaOCl, है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये भी क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। क्लियर है। चलिए ये सब नाम आप ध्यान रखिएगा, हालांकि ज्यादा डिफिनेशन और इससे नहीं पूछे, ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है ना, कुछ और ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा बेंजोइल क्लोराइड, है ना, तो ये कम से कम नाम आप ध्यान रखिएगा, सब क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। और सॉप और डिटर्जेंट में क्या याद रखना है, सॉप वगैरह जो होता है ये आपको सोडियम और पोटासियम साल्ट होता है, हायर फैटी एसिड का। इसमें आपको फैट और ऑयल किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
और इसी हम लोग रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैपेनोफिकेशन। क्या बोलते हैं, सैपेनोफिकेशन। और कुछ ब्लीचिंग एजेंट का, और ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें तो डायरेक्ट पूछ लेता है इप्सन साल्ट का फॉर्मूला बताइए, सिर्फ फॉर्मूला। तो क्या करना है, इसको एक बार ध्यान रखना है, एक दो बार लिख लेना है रफ कॉपी में। कॉपर सल्फेट में अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है CuSO4.5H2O, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। FeSO4.6H2O बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। MgSO4.7H2O बोलते हैं इप्सन साल्ट। NaSCO3 बोलते हैं बेकिंग सोडा। Na2CO3.10H2O बोलते हैं वॉशिंग सोडा। NaOH को बोलते हैं क्या, कॉस्टिक सोडा। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये पीएच स्केल ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। जब pH 5 हो तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा बताइए। pH 5 होता है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, 7 से कम है या 7 से ज्यादा है, 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, 7 पे होगा तो न्यूट्रल होगा। ओके चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करना है और इसको अच्छे से नोट करना है।